नमस्कार, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं मिशन कॉमर्स क्लासेस। मिशन कॉमर्स क्लासेस में जैसे कि मैंने आपके लिए कल बताया था, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जिस चैप्टर का जो नाम है रहने वाला है, उस चैप्टर का जो नाम रहेगा वो रहेगा साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश एवं फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी अवधारणा के बाद में हम इस चैप्टर को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मेरी बात को एक बार विशेष रूप से सुनिएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स की वीकनेस चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी पार्टनरशिप बेसिक अकाउंटिंग में रहती है, उनके लिए इस चैप्टर को बहुत बारीकी से लेना है, बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम जो अगला जो चैप्टर आने वाला है हमारा, उस चैप्टर में जो है बहुत महत्वपूर्ण, इस चैप्टर का कम से कम 60% जो है सीधा का सीधा सिलेबस वहां पर हमें मिलने वाला है, यानी चैप्टर नंबर 3 में। मैं आपके लिए बता दूं, जहां से मैं वीडियो जो बना रहा हूं, मैं यूपी से हूं और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हमारे यहाँ पर पहले एक पार्ट होता था एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको हटाने के बाद अब हमारे साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत जो रहने रहे हैं वो अब 4 पार्ट रहे हैं। यानी साझेदारी की जो है अवधारणा, उसके बाद में पुनर्गठन, इसके बाद में मृत्यु या सेवानिवृत्ति और उसके बाद में साझेदारी फर्म का विघटन। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण जो बोर्ड में रहने वाला है, क्योंकि 50-50% आता है दोनों में से, फर्स्ट यूनिट और सेकंड से। तो यहाँ आज हम दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। देखिएगा, पाठ 2 साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश एवं फर्म का पुनर्गठन, कक्षा 12 लेखा शास्त्र से हम जो अध्ययन कर रहे हैं, लेखा शास्त्र किताब का। सबसे पहले बात करते हैं परिचय यानी इंट्रोडक्शन की। पूर्व कक्षाओं की भांति ही इस कक्षा में भी जो क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। परिचय कहां से मिलता है हमें इसका, यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसका परिचय है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, परिचय और डेफिनेशन एक ही है। इसका जो परिचय रहने वाला है वही इसकी डेफिनेशन होने वाली है। तो साझेदारी का परिचय आए या डेफिनेशन आए, वो आप ये लिख सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार आ गया डेफिनेशन है। साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं, यानी पार्टनरशिप एज ए यूनिटी ऑफ द मेंबर्स, जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए समझौता किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस ए बिजनेस, ठीक है ना, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। आगे, जिसे वे सब अथवा उन सब की ओर से समझौता किया है, जिसे वे सब अथवा उन सब की ओर से कार्य करते हुए उनमें से, या तो सभी वो होंगे, उनमें से का मतलब क्या है यहाँ, सभी साझेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अन्य मतलब यानी किसी और साझेदार द्वारा संचालन किया जाता रहा हो। ये हमारा परिचय था। आगे अगर मैं इसमें बात करूं तो हमने ये पता है इसकी, जब हमने फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, वहां पर हमने इसके डेफिनेशंस भी देखी हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आगे जो है इसमें साझेदारी में सीमित दायित्व वगैरह है, वो टोटल आपके लिए चैप्टर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वहां से आपको मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये तो होता है हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद में जो हमारे चैप्टर का मेन मोटो है, मोटो क्या है वो देखेंगे। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन के प्रकार, यानी अब होगा क्या चैप्टर 2 में, पुनर्गठन होगा। अब इसके सबसे पहले प्रकार देखेंगे। सबसे पहले प्रकार क्या है इसका, नए साझेदार का प्रवेश। क्या है, न्यू एडमिशन पार्टनरशिप फर्म, यानी नए साझेदार का प्रवेश। ये सबसे ज्यादा हाईलाइट रहने वाला है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। मैं रीजन बताऊंगा क्यों हाईलाइट रहता है ये, देखिएगा। इसका जो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, फर्म में किसी नए साझेदार के प्रवेश पर भी फर्म का पुनर्गठन होता है। होता क्या है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। साझेदारी के लिए जो मेन ओरिजिन होता है, साझेदारी का जो जन्म होता है, वो जन्म किससे होता है, पार्टनरशिप डीड से। अब पार्टनरशिप डीड में
सोचिएगा, राम और श्याम पहले केवल दो पार्टनर्स थे, दो थे। अब क्या है, फर्म के लिए पैसे की आवश्यकता है और एक कुशल व्यक्ति की भी आवश्यकता है। तो अब क्या करते हैं, राम और श्याम दोनों सहमत हैं इस बात के लिए, और वो जो है श्याम मोहन के लिए फर्म में एंट्री दे देते हैं। फर्म में एंट्री देने के बाद क्या होगा कि अब क्या होगा, पहले उनका प्रॉफिट रेशियो कुछ और रहा होगा, साझेदारी में प्रॉफिट रेशियो कुछ और रहा होगा, उधर लायबिलिटी की कुछ और वैल्यू रही होगी, इधर संपत्ति की कुछ और वैल्यू रही होगी। इस कारण से ही क्या होता है, किस फर्म में किसी नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म का क्या होगा, पुनर्गठन होता है। ये कहां वर्णित है वो भी देखते हैं, कहां बोला गया है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) में। वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुविकल्प में पूछा जा सकता है कि साझेदारी का प्रवेश, साझेदारी फर्म में पुनर्गठन पर नए साझेदार का प्रवेश किस धारा के अंतर्गत होता है, तो 31(1) के अनुसार सभी साझेदारों की सहमति से फर्म में नए साझेदार का प्रवेश या नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है, आगे, नया साझेदार फर्म का साझेदार बनने के बाद, अब जो मोहन थे वो पार्टनर बन गए, अब क्या होता है, फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। यानी अब क्या है, फर्म जैसे जैसे फर्म के जो पार्टनरशिप डीड में उल्लेखित वाक्य होंगे उन पर वो कार्य करना चालू कर देगा। साथ ही साथ उसकी जो एसेट्स हैं और जो उसकी लायबिलिटी है उसमें भी वो पूर्ण क्या होगा, भागीदार बन जाएगा। आगे, फर्म में शामिल होने के बाद या होने के पश्चात नए साझेदार को दो अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या होता है, दो अधिकार प्राप्त होते हैं। मैं इसको थोड़ा रफ करूंगा और इसका जो पोजीशन है मैं यहां पर लिखने वाला हूं, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं, एक नए साझेदार को किसी फर्म में शामिल होने के बाद कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं। मैंने क्या लिखा है, नए साझेदार को मिलने वाले अधिकार, नंबर 1 जो होगा और ये होगा संपत्तियों में अधिकार, इसमें होगा संपत्तियों में अधिकार, ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो होता है, क्या होता है, फर्म के भावी, यानी जो भविष्य में होने वाले लाभ हैं, भावी लाभों में अधिकार। दो इसके लिए अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन से हैं, एक संपत्तियों में अधिकार, दूसरा क्या होता है, फर्म के भावी लाभों में अधिकार। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती, होती क्या है आगे, इस वाले टॉपिक पर बात करते हैं। पहले संपत्तियों में अधिकार पाने हेतु जिस राशि को फर्म में निवेश किया जाता है, निवेश किया जाता है, पूंजी कहलाती है, पूंजी कहलाती है। नंबर 1, यदि किसी साझेदार को संपत्तियों में अधिकार लेना है तो वो क्या लेके आएगा, जो जितना भी रेशियो रहा होगा उनका, उस हिसाब से क्या लेके आएगा, वो संपत्तियों में अधिकार पाने के लिए पूंजी लेके आएगा। नंबर 1। नंबर 2, फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने हेतु
फर्म में निवेश की गई राशि को ख्याति या ऑब्लिक प्रीमियम कहते हैं। देखिएगा कितने अधिकार प्राप्त हैं, 2 अधिकार प्राप्त हैं। हमने माना कौन कौन से, देखिएगा फर्म में शामिल होने के पश्चात नए साझेदार को 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से होते हैं? नए साझेदार को फर्म में मिलने वाले अधिकार, संपत्तियों में अधिकार, फर्म के भावी लाभों में अधिकार। लेकिन ये अधिकार इसको ऐसे तो मिलेंगे नहीं, कैसे मिलेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा, समझो। संपत्तियों में अधिकार पाने हेतु जिस राशि को फर्म में निवेश किया जाता है वो क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। नंबर 1, फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने हेतु फर्म में निवेश की गई राशि को ख्याति या प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुडविल या प्रीमियम उसे कहा जाता है। तो यहाँ इसको हम आधिक्य कह सकते हैं। ठीक है, अब ये ए था, इसके 4 पॉइंट होते हैं। हम एक एक पॉइंट को डिफाइन करने वाले हैं। जो आगे होने वाला है अब हम उसको करने वाले हैं। तो अब देखते हैं अपना जो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में जो दूसरा होने वाला है महत्वपूर्ण बिंदु, वो क्या होता है? विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन में परिवर्तन। जो प्रेजेंट पार्टनर्स हैं उनमें क्या होता है कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्या कर लेते हैं, वो किसी प्रकार का परिवर्तन कर लेते हैं। तो क्या होता है, मैं आपके लिए बता दूं, किसी भी फर्म का अगर पुनर्गठन होता है, क्या होता है? फर्म का पुनर्गठन अगर होता है तो आप अपने दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को हटा दीजिएगा कि फर्म बंद होती है। फर्म सुचारू रूप से कार्य करती रहती है। यदि फर्नीचर का कार्य करती है तो विक्रय, क्रय आदि जितनी बार क्रियाएं होती है सभी क्रियाएं होती रहेंगी, निरंतर होती रहेंगी। फर्म के पुनर्गठन से तात्पर्य ये है कि या तो विद्यमान साझेदारों के मध्य क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके क्या हो जाए, चेंजेस आ जाते हैं, या किसी फर्म में नया साझेदार क्या ले लेता है, प्रवेश लेता है। ठीक है ना, आगे जो टॉपिक होने वाले हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि फर्म का पुनर्गठन इस चीज को कहते हैं कि क्या पता फर्म ही नहीं बंदी हो, नहीं, केवल इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी एक आपने नाम सुना होगा साझेदारी संलेख, इसी को दूसरी भाषा में बोल देते हैं विलेख और इंग्लिश में कहते हैं इसे डीड। केवल साझेदारी फर्म का पुनर्गठन इसमें होता है, ना कि फर्म में। जितने बार चेंजिंग होंगी कहां होंगी, सब इसमें होंगी। फर्म में कुछ चेंज नहीं होता, फर्म जैसा कार्य कर रही है वो वैसा ही करेगी। पुनर्गठन होता क्या है वास्तविक में, इसमें होता है। तो आप ये समझने की कोशिश कर लीजिएगा। कहीं आप यही समझे कि फर्म का पुनर्गठन है तो कहीं नई फर्म तो नहीं बननी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब क्या है देखेंगे। अब विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन में परिवर्तन होगा, कैसे होगा देखिए। कभी कभी फर्म के सभी साझेदार आपसी सहमति से अपने वर्तमान लाभ में विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं या ले लेते हैं। इस परिवर्तन के कारण एक साझेदार का लाभ बढ़ सकता है तो वहीं जबकि दूसरे साझेदार का लाभ पहले की तुलना में कम हो सकता है। इस कारण फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। देखिएगा, एक जो है आर है और एक एस है और एक टी है, समझने की कीजिएगा कोशिश। अब क्या है, इनका जो रेशियो दे रखा था पहले वो 5:3:2 दे रखा था। उस टाइम इसने 1 लाख इन्वेस्ट कर रखा था, इसने 80,000 इन्वेस्ट कर रखा था और इसने कर रखा था 60,000। ठीक है, ये पुराना शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो था। अब क्या करता है, अब जो एस है
एस ने प्लस जो है 20,000 एडिशनल कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस करा दी फर्म के लिए। अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,00,000। अभी इस पे तो मानने वाला है नहीं। जैसे इसने अपनी कैपिटल इंक्रीज की तो क्या हुआ कि किसी का लाभ घटा और किसी का बढ़ा। कैसे बढ़ेगा? अब देखिएगा, अगर इसने 40,000 और दे दिए तो इसकी भी कितनी हो गई? 1,00,000। यानी इसकी भी 1,00,000, इसकी भी 1,00,000, इसकी भी 1,00,000। अब अगर ये नहीं मानते हैं, सहमति नहीं होते हैं, तो फर्म खत्म हो जाएगी, यानी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। और अगर फर्म चलानी है तो इस शेयरिंग रेशियो को काम में नहीं लेना है। अब एस और टी जो कहते हैं, इस आर से बोलते हैं आरजी। अब हमने भी कितनी दे दी? 1,00,000 दे दी। अब प्रॉफिट क्या होगा हमारा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल का मतलब क्या होगा? यहां पर समान। तो कितना हो जाएगा इनका? 1:1:1। तो इसका कोई वर्चस्व नहीं रहा। वर्चस्व किसका रहेगा? इसका। तो इस कंडीशन से भी क्या हो सकती है, जो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। या दूसरी कंडीशन हो जाए, ये वहां से घटा ले, ये भी घटा ले, ये 20,000 घटा ले, ये 20,000 घटा ले। अब इसकी 1,00,000 लगी हुई है, इसकी 60,000 लगी हुई है और इसकी 40,000। यानी एक बंदा वो है जिसने 2 हिस्से अकेले ने दे रखे हैं इसने। तो अब होना क्या चाहिए भाई? यहां पे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अब ये भाई मानेगा नहीं, बोलेगा भाई देखो मैंने 1,00,000 दे रखी है, आपने कम कम दे रखा है। तो हो सकता है वो इस रेशियो में रख ले। नहीं, अगर कैपिटल बढ़ा देते हैं तो फिर वो हो सकता है इस रेशियो में रख ले। यानी किसी भी कंडीशन में क्या हो सकता है, वो निर्णय लेंगे। कैपिटल घट भी सकती है, कैपिटल बढ़ भी सकती है। और इसी के आधार पर क्या होता है कि वो जब अपना हिस्सा निर्णय लेते हैं तो किसी साझेदार का हिस्सा बढ़ सकता है और किसी साझेदार का हिस्सा घट सकता है। अब इससे आगे आगे जो हमारी हेडिंग होने वाली है, वो हेडिंग होने वाली है विद्यमान, ये साझेदार लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हो। विद्यमान साझेदार की सेवानिवृत्ति, यानी जो एट प्रेजेंट, यानी जो अभी कार्यरत हैं, वो साझेदार यदि सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट ले लेता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है? फर्म का पुनर्गठन होता है। देखते हैं आगे। साझेदार की सेवानिवृत्ति या अवकाश ग्रहण करने से आशय है कि किसी साझेदार द्वारा अस्वस्थ होने, ये एक कंडीशन क्या है? या तो वो अस्वस्थ हो जाए, आयु अधिक होने, या उसकी आयु क्या है? अधिक हो जाए, जिससे वे मानसिक या शारीरिक जो बल का जो है यूज नहीं कर पाते हैं, जो हमारे वृद्ध हो जाते हैं वो, या किसी अन्य किसी कारणवश अपनी इच्छा अनुसार बाहर निकल जाने से है। वो अपनी इच्छा से क्या करते हैं? इन कंडीशंस में क्या होते हैं? वो अपनी इच्छा से, या अन्य कारण हो जाए, कोई भेदभाव हो जाए, उसके कारण जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई गड़बड़ाहट हो रही है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है? पुनर्गठन हो जाता है। आपके लिए विशेष चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर नोट लिख कर लिख रखा है मैंने। चलिए, यदि साझेदारी ऐच्छिक है, मैंने आपके लिए क्या बताया था? आपके लिए बताया गया है पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में जब हमने चर्चा की थी तो इसको 2 प्रकार से प्रिपेयर्ड किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है? एक होता है आपका ऐच्छिक और दूसरा होता है आपका पंजीकरण, यानी पंजीकृत। यही तो था। साझेदारी का रजिस्ट्रेशन क्या था? इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो कैसा था? ऐच्छिक था। मगर पंजीकृत तो, अब जो पंजीकृत है वो पंजीकृत भी है। हाँ, ये माना था कि जो साझेदारी क्या है? एक ऐच्छिक है। जहां 2 अंधे मिले, जहां 2 व्यक्ति मिले और उन्होंने एक साझेदारी स्टार्ट कर ली, ये तो हमने माना कि ऐच्छिक है। मगर भाई फॉलो भी तो कर रही है। क्या कर रही है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 और जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 को यदि फॉलो करती है तो वो पंजीकृत होगी। यदि
ऊपर वाली कंडीशन वो पंजीकृत है, तो उसके लिए क्या होगा, जब ये रिटायरमेंट होंगे तो रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्यों कि अब संपत्ति का जो मूल्य रहा होगा, यहां पर जो एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू रही होगी वो कुछ ना कुछ रही होगी। अब जो रिटायर होगा, माना एक्स रिटायर होगा, अब एक्स रिटायर जब होगा तो कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा भाई, जब वो आया था प्रवेश लेने तो कुछ लेकर गया था, कुछ लेकर आया था। क्या, दो अधिकार पहले हेडिंग में ही बता रखे हैं मैंने, ध्यान से समझ लिया करो। दो अधिकार लाया था, एक तो लेके आया था कैपिटल अमाउंट और दूसरा लाया था गुडविल अमाउंट। अब भैया ये जा रहा है तो कुछ दोगे नहीं दोगे, देना तो पड़ेगा। तो अब क्या होगा, जब ऐसी कंडीशंस में देखो फर्म की कैपिटल भी कम हो जाएगी और फर्म की गुडविल भी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, फर्म के लिए रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसका पुनर्गठन हमें करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं ऐच्छिक वाली जो कॉन्सेप्ट है, क्या है कि वहां तो कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो कभी भी ले सकता है। जैसे दो व्यक्ति मिले, एक जब हम टाइप्स ऑफ जो मैंने चैप्टर नंबर अवधारणा में जो करवा रखा है उसमें मैंने कई प्रकार के टाइप्स बताए हैं आपके लिए। दायित्व के आधार पर साझेदारी, जहां पर एक एलएलपी 2008 है, असीमित दायित्व है जो इसका है, विशेष साझेदारी, उद्देश्य वाली साझेदारी, काफी 8-10 पॉइंट है वहां पर इस चीज के, तो उनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या है कि यदि ऐच्छिक साझेदारी है, यानी इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तो है नहीं, साझेदारी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, क्या है, ऐच्छिक है। अब भैया जो ऐच्छिक रूप से साझेदार बने हैं वो ऐच्छिक रूप से क्या, रिटायरमेंट या लीव आउट कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं घुमा के सवाल रख दिया बोर्ड में, क्या रख देगा कि यदि कोई फर्म पंजीकृत है तो उसके जो साझेदार हैं वो रिटायरमेंट अचानक यानी सडनली रिटायरमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। और यदि ऐच्छिक में पूछ लिया जाए तो इसी का आंसर बदल के क्या हो जाएगा, यस। ये बात सोच लीजिएगा, ठीक है। तो वह कभी भी किसी भी समय सेवानिवृत्ति ले सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एक P है, Q है, R है, रेशियो दे रखा है 3:2:1। अब क्या होता है, ये P है, ये सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी ये चले गए घर, ये अपने घर चले गए साहब। इसके बाद में इनका बचा। अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच में पहले कितना था, इतना, अब कितना रह जाएगा, 2:1। और इसको भी ये क्या कर लेंगे, ये जो इसका हिस्सा है उसको भी ऐसे ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हो सकता है इनका कितना हो जाए, 4:2। ये भी तो हो सकता है भाई, 3 यहां पर है, 3 यहां है। अब ये 2 वाला सेक्रीफाइस होगा तो 2 ले लेगा और ये 1 ले लेगा, तो 4:2 भी हो सकता है। समझ आ रही है, तो समझने की कोशिश करते रहिएगा। अब हम चलते हैं अपनी चौथी हेडिंग की, और जो हमारी चौथी हेडिंग होने वाली है, तो देखते हैं अपनी चौथी और अंतिम अपनी हेडिंग्स क्या है उसको देखते हैं। देखिएगा, डी हेडिंग्स हमारी आ चुकी है, साझेदार की मृत्यु। साझेदार की मृत्यु में देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा गया है, विद्यमान साझेदार में से किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। यदि ए, बी और जो सी, ये 3 पार्टनर थे, इसमें से यदि बी एक्सपायर कर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखिएगा इनका रेशियो दे रखा था 5:3:2। अब बी का कितना था, 3 था ना। अब बचे कौन, ये और ये। तो अब क्या करेंगे, ये टोटल जो इनका प्रॉफिट होगा वो 5:2 में क्या कर लेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। मैंने आपके लिए जब क्लास स्टार्ट हुआ था मैंने आपके लिए बताया था, जब भी साझेदारी फर्म की बात करते हैं और उसमें पुनर्गठन की अगर बात करते हैं तो हम पुनर्गठन जो करते हैं, पुनर्गठन किसका करते हैं, हम पुनर्गठन करते हैं पार्टनरशिप डीड का।
आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में सारे डीड में क्या होते हैं, इसमें सभी प्रावधान लिखे रहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो बोनस है, वेतन, कमीशन, उनके साझेदारों के नाम में पति, फर्म का नाम में पता, ठीक है ना, ये सारी चीज क्या होती है, मेंशन होती है। उसी के आधार पर क्या होता है कि उसका जो पुराना समझौता होता है भाई, इसका दूसरा नाम एक समझौता भी है। यदि देखिएगा, जब ए, बी और सी थे तो इनके समझौते के अनुसार क्या रेशियो रहा, 5:3:2। और जब बी एक्सपायर कर गए तो अब ए और सी के समझौते में क्या रहा रेशियो, बी 5:2। तो चेंजिंग किस में आ रही है, डीड में, पार्टनरशिप डीड, या विलेख या संलेख या समझौता या अनुबंध, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन इंग्लिश में मेरा मानना है कि आप जब किसी भी बोर्ड से यहाँ पर बोर्ड को अटेम्प्ट करते हैं, तो यदि किसी क्वेश्चन में आपके लिए कोई सर आपका चकरा रहा हो, तो उस टाइम क्या करना है आपके लिए, आप जिस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को आप किस में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ लेना। आपका जो है 99% जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप में डीड का पूरी अकाउंटिंग में इसका नाम डीड ही रखा गया है, कुछ और रखा ही नहीं गया, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में समझौता, संलेख, विलेख, अनुबंध, 3-4 नामों से इसको जाना जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी किसी भी बोर्ड से हैं आप, हिंदी में अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो अकाउंटेंसी का जो पेपर होगा उसमें विशेष करके आपके लिए ये समझना होगा। तो फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही, और मैं लोग इस्तेमाल लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं कल इसी वक्त। और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होने वाला है जो विद्यमान साझेदार है वो तो खत्म हो चुके हैं, अब जो न्यू एडिशन होगा, और जो न्यू एडिशन पे हम शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो की जो चरण दे रखे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, नमस्कार।